नमस्कार। 18 फरवरी 2016 के दिन विक्रम सिंह अपनी गाड़ी SUV 300 से सफर कर रहे थे। तभी उनके बैंक खाता नंबर 5154.555 से 16 लाख रुपए वर्तमान के केंद्रीय मंत्री के अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। फिर वही विक्रम सिंह 9 मार्च को 13 लाख, 19 मार्च को 5 लाख उसी केंद्रीय मंत्री के अकाउंट में फिर से ट्रांसफर करता है। ये सभी आरोप उन पीड़ितों ने लगाए जिनके साथ संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 883 करोड़ का घोटाला हुआ है। पश्चिमी राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम हुआ और लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। इन बिके हुए पत्रकार और गोदी मीडिया ने लोगों के सामने ऐसे बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और पूरी बात को दबा दिया गया। खुलासा तो तब हुआ जब बाड़मेर के दो प्रतिष्ठित व्यक्ति गुमान सिंह व लाबू सिंह ने इस घोटाले को लेकर जयपुर महानगर द्वितीय में FIR दर्ज करवाई। फिर अशोक को FIR संख्या 32/2019 को जांच के आदेश दिए और 4 व्यक्तियों के नाम बाहर आए और उनके नाम है राजेंद्र बाहेती, केवल चंद डाकलिया और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनकी पत्नी। इधर राजस्थान हाईकोर्ट ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला मामले में नोटिस जारी किया। Role of Union Minister Gajendra Singh Shekhawat in a year-old Sanjeevani cooperative scam. तो राजस्थान में पिक्चर अभी बाकी है। गजेंद्र सिंह शेखावत की मुश्किल बढ़ सकती है संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या था संजीवनी घोटाला, किसके कहने पर किया गया था यह घोटाला। आज तक इस घोटाले की बात बाहर क्यों नहीं आ पाई और आखिर में गजेंद्र सिंह शेखावत का इस घोटाले में नाम कैसे आया। वीडियो को पूरा देखिएगा, कई राज खुलेंगे। आइए जानते हैं। बात है 2007 की, जब संजीवनी ने अपनी जड़ें पश्चिमी राजस्थान में फैलानी शुरू की और फिर संजीवनी सोसाइटी को फरवरी 2008 में ही राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत कर दिया गया। यानी अब इस सोसाइटी को गवर्नमेंट की तरफ से लीगली मान्यता मिल गई। फिर 2010 में ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसे मल्टी स्टेट सोसाइटी की मान्यता मिल गई। मतलब अब यह सोसाइटी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी एकदम सही है। 2019 आते तक इस सोसाइटी की राजस्थान में 211 व गुजरात में 26 शाखाएं खुल गई। मगर अब आप कहोगे कि इस सोसाइटी ने लोगों को ठगा कैसे और किस प्रकार से पैसे लिए। देखिए, इस तरीके से कई स्कैम हमारे सामने आए हैं, जैसे आदर्श क्रेडिट सोसाइटी, नवजीवन क्रेडिट सोसाइटी और साउथ इंडिया में चिट फंड कंपनियों के फ्रॉड की कोई गिनती ही नहीं है। ये जो जनता को लूटने का तरीका है वो बहुत पुराना और जाना पहचाना है। इन्वेस्टर या जमाकर्ताओं को आप ज्यादा ब्याज का लालच दीजिए कि हमारी सोसाइटी में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब इस सोसाइटी ने क्या किया कि जो मार्केट रेट है उसे 30% ज्यादा जमाओं पर लोगों को ब्याज देने का लालच दिया और इसी वजह से लोगों ने इस सोसाइटी में पैसे जमा कराने शुरू किए। ये सोसाइटी 12%, 13% तक ब्याज देती है, जबकि आजकल बैंक वाले 4%, 5% से ज्यादा ब्याज नहीं देते हैं। और शुरू में इस सोसाइटी ने लोगों को समय समय पर पैसा दिया और लोगों का विश्वास जीता। फिर इस सोसाइटी के साथ गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम देकर लोगों को विश्वास हो गया कि अब हमारे साथ कोई ठगी नहीं होगी और फिर लोगों ने इस सोसाइटी में जमकर पैसे इन्वेस्ट करने शुरू किए। और मुख्य बात ये कि इस सोसाइटी का 70% पैसा बाड़मेर और जैसलमेर से आया। इससे पहले हम 2007 के अंदर जाए तो इस संजीवनी सोसाइटी ने बाड़मेर और इसके आसपास की जगहों पर जाल फैलाना शुरू किया। तो इन जगहों पर तेल, ऑयल, गैस और लिग्नाइट के भंडार हुआ करते थे और वहाँ की जनता के पास लैंड एक्विजिशन की वजह से बहुत सारा पैसा आया था। अब क्या है कि गाँव के लोगों के पास थोड़ा पैसे आते ही वो इंटरेस्ट पर या ब्याज पर देने की सोचते हैं और जनता की इसी मेंटेलिटी का इन घोटालेबाजों ने फायदा उठाया और इस सोसाइटी ने अपनी जमाओं पर लोगों को अधिक ब्याज देने का लालच दिया, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे, प्राइवेट सेक्टर बैंक थे, वो अपनी जमाओं पर कम ब्याज दे रहे थे और इस सोसाइटी ने लोगों को अधिक ब्याज देने का लालच दिया और साथ में विश्वास के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत का तो नाम था और इसी वजह से लोगों ने इस सोसाइटी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया और कुल 2,14,000 लोगों ने 883 करोड़ रुपए इस सोसाइटी में जमा करवाई। फिर इस घोटाले की बात बाहर आई। 2019 के अंदर बाड़मेर के दो प्रतिष्ठित लोगों ने इस घोटाले के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जयपुर के अंदर और इस घोटाले की मुख्य मास्टरमाइंड विक्रम सिंह इंदौरी का नाम बाहर आया और इसी विक्रम सिंह के तार गजेंद्र सिंह शेखावत और उनकी पत्नी से जुड़े। देखिए इस फोटो को थोड़ा ध्यान से देखना। अपने फेसबुक अकाउंट पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने पोस्ट की थी। उनके साथ संजीवनी घोटाले के मास्टरमाइंड विक्रम सिंह इंदौरी भी है। अब आप कहोगे कि इस घोटाले में गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम कैसे आया। देखिए, आप थोड़ा संयम रखिए। हाथी के दांत दिखाने और खाने के अलग होते हैं। आपको इस घोटाले की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। यहाँ पर इन संजीवनी के घोटालेबाजों ने फंड का डायवर्जन किया। हम इसे बैंकिंग भाषा में साइफनिंग ऑफ फंड कहते हैं, यानी पैसों को निकालना। यह बड़े दिलचस्प तरीके से इन्होंने क्या किया कि जो संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसने विक्रम सिंह व उनके परिवार के नाम से फर्जी लोन खाते खोले
और उनमें हजारों करोड़ रुपए के लोन संवर्धित कर दिए, यानी डिस्पर्स कर दिए। और उन लोन के लिए जितने भी खाते खोले, उनमें इस तरह से जितनी भी जमाई थी उनको फर्जी लोनों के माध्यम से लोगों में बांट दिया। मतलब बेनामी लोन एक तरह से डिस्पर्स कर दिए। ये फर्जी लोन इन्होंने दिए और इन लोन के पैसे विक्रम सिंह और उनकी पत्नी विनोद कौर के खाते में आ गए। और इन पैसों से इन्होंने क्या किया कि गजेंद्र सिंह शेखावत व राजेंद्र बाहेती, इन दोनों की कंपनियों के, मतलब जिन कंपनियों के ये दोनों डायरेक्टर थे, उनके इन्होंने शेयर परचेज कर लिए। कुल मिलाकर ये है कि जो जमाकर्ताओं का पैसा था वो खातों में आया। उन खातों के माध्यम से इन्होंने अपने लोगों को फर्जी लोन दिए और उस पैसों से, यानी वहां से पैसा उठाकर इन्होंने शेयर खरीद लिए। शेयर भी उन कंपनियों को खरीदे जिनके डायरेक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र बाहेती, केवलचंद डाकलिया और गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी थी। देखिए उन कंपनियों के मैं आपको नाम भी बताना चाहूंगा। नवप्रभा बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड, ल्यूसिड फार्मा, सूर्य भूमि बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड और नव भारत बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड। अब गजेंद्र सिंह कहते हैं कि मेरा इस घोटाले से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, लेकिन ये सब झूठ है। आप खुद देखिए कि गजेंद्र सिंह शेखावत 2011-12 में नवप्रभा बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर भी रहे और इस कंपनी के शेयर उनके खुद के परिजनों के नाम थे। मगर लोकसभा चुनाव से एक साल पहले यानी 2013 में इस कंपनी के सभी शेयर संजीवनी के संस्थापक व घोटाले के मुख्य आरोपी विक्रम सिंह व उनकी पत्नी विनोद कंवर को 10 गुना कीमत पर बेच दिए। ये शेयर खुद गजेंद्र सिंह शेखावत ने घोटाले के मुख्य आरोपी विक्रम सिंह को बेचे थे। संजीवनी के इसी घोटाले के पैसों से एक और कंपनी के शेयर खरीदे। उस कंपनी का नाम है ल्यूसिड फार्मा। साल 2011 से 14 तक इस कंपनी के डायरेक्टर भी गजेंद्र सिंह शेखावत रहे और इस कंपनी के शेयर भी साल 2016 में गजेंद्र सिंह शेखावत ने विनोद कंवर और विक्रम सिंह को बेच दिए। और यही नहीं, रिपोर्ट के अनुसार यह शेयर खरीदने के लिए विक्रम सिंह ने लोन लिया था जो चुकाया नहीं गया था और इस एक लोन में गजेंद्र सिंह शेखावत खुद गारंटर बने थे। आप यह फोटो देखिए, इस फोटो को देखकर आप खुद रिश्ते समझ जाएंगे कि गजेंद्र सिंह शेखावत घोटाले के मास्टरमाइंड विक्रम सिंह इंद्रोई को केक खिला रहे हैं। आप देखिए कि घोटाले के इतने सारे तार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से जुड़ रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है, मगर जनता मान नहीं रही है। उनके आंखों पर धर्म की पट्टी जो बंदी है। एसओजी की एक रिपोर्ट में आरोप ये भी लगे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने साल 2016 में नवप्रभा बिल्टेक के 10 लाख शेयर रुपए के रेट से विक्रम सिंह और उनके परिवार को बेच दिए, तो ये पैसा भी शेखावत के पास आ गया। यहाँ पर आप यह बात भी ध्यान रखिए कि ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, इनके शेयर 100 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकते, 500 तो हो ही नहीं सकते, मगर इन्होंने ये शेयर 500 रुपए तक परचेज कर लिए। तो यहाँ पर ये भी एक तरह से स्कैम है। शेयर को किस तरह से बढ़ाया गया और किस तरह से आगे बेचे गए। इसी तरह शेखावत साल 2011 से 2014 तक ल्यूसिड फार्मा कंपनी के डायरेक्टर रहे और 2016 में इस कंपनी के सभी शेयर विक्रम सिंह को बेच दिए। फिर इस कंपनी के 2023 तक 50.04% शेयर गजेंद्र सिंह के नाम रहे, वही 49.96% शेयर विक्रम सिंह के नाम है। इसी नवप्रभा बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड की एक और सहायक कंपनी है जिसका नाम है गेल्ब एग्रो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के नाम पर उत्तरी कोरिया के इथियोपिया में 2500 हेक्टेयर जमीन खरीदी। यह जमीन कोई सेवा केंद्र के लिए नहीं खोली गई है, यह जमीन उन गरीबों के पैसों से खोली गई है जिन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए इस संजीवनी में पैसा इन्वेस्ट किया था। एसओजी की रिपोर्ट में एक आरोप यह भी है कि नवप्रभा कंपनी ने साल 2015 में आरएफसी से 20 करोड़ रुपए का लोन लिया और शेखावत लोन के तौर पर गारंटर बने। और यही नहीं, गारंटर के तौर पर जोधपुर के उमेद हेरिटेज के 881 वर्ग गज के प्लॉट का हवाला भी दिया जो गजेंद्र सिंह शेखावत व विक्रम सिंह इंद्रोई के नाम था। लेकिन लोगों को दिलों में अपनी बात रखने के लिए गजेंद्र सिंह कहते हैं कि मेरी 3 पीढ़ी तक इस घोटाले से कोई मेल मिलाप नहीं है। जोधपुर के पावटा में संजीवनी सोसाइटी के लिए जमीन खरीदी गई और इस जमीन के लिए पट्टा तब नगर विकास न्यास ने गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम पर जारी किया। फिर ये जमीन का पट्टा व कंपनी दोनों विक्रम सिंह के नाम कर दी। इस चीज के मैं सबूत भी आपके सामने रखना चाहूंगा और मैं यहाँ पर मुंह उठाकर नहीं बोल रहा हूँ। जो भी ये सबूत है, जो भी ये रिपोर्ट है, इन सब की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। थोड़ा ही समय लगेगा, आप खुद जाकर एक बार अपनी तरफ से भी चेक कर लेना। गजेंद्र सिंह शेखावत पर एक आरोप ये भी है कि विक्रम सिंह के HDFC खाता संख्या 1840 1989 से 18 मार्च 2013 को 25 लाख रुपए, 19 मार्च 2013 को 10 लाख रुपए और घोटालेबाज वासुदेव के IDBI खाता संख्या 032.908 से 17 मार्च 2013 को 23 लाख रुपए गजेंद्र सिंह शेखावत को ट्रांसफर किए जाते हैं। इसी तरह विनोद कौर के खाता संख्या 03.786 से 12 व 13 मार्च 2013 को 23 लाख रुपए का 4 बार ट्रांजैक्शन होता है। 2 दिनों में
1 करोड़ से ज्यादा रुपए गजेंद्र सिंह शेखावत को ट्रांसफर किए जाते हैं। क्या यह सब आरोप भी गलत है? 2,14,000 लोगों के 883 करोड़ रुपए का गबन कर दिया और किसी ने भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करी, सिवाय कांग्रेस के बड़े नेता और राजस्थान के एक्स चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत को छोड़कर। अशोक गहलोत ने कहा कि वे कैबिनेट मंत्री है, क्या उन्हें शर्म नहीं आती कि वे 2.5 लाख लोगों का पैसा दिलाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं? इस घोटाले में इनका पूरा परिवार साथ है। इनकी प्रॉपर्टी सीज करने का अधिकार ईडी के पास है। अशोक जी द्वारा ईडी को 5 बार पत्र लिखकर आग्रह किया, लेकिन ईडी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। अशोक गहलोत के इस बयान से गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया ताकि अगली बार कोई भी आवाज उठाने की हिम्मत न करे। अशोक गहलोत का कहना है कि अगर गजेंद्र सिंह शेखावत झूठ नहीं है तो वह स्वयं सामने से हाईकोर्ट क्यों जा रहे हैं। यहाँ पर यह बात भी सोचने की है कि अगर कोई व्यक्ति चोर है ही नहीं तो वह पुलिस स्टेशन क्यों जाएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई इतने सबूत होने के बावजूद, और हाईकोर्ट कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है। मगर दूसरी तरफ इस तानाशाह व करप्ट गवर्नमेंट ने डेमोक्रेसी को ही खत्म कर दिया। 6 महीने तक जेल में रहे आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी सर्वगुण संपन्न वाली ईडी को यह पता नहीं चला कि उनको 2 करोड़ किसने दिए। संजय सिंह को झूठे केस और झूठे सबूतों का हवाला देकर उन्हें कथित एक्साइज घोटाले में 2 करोड़ रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 6 महीने तक झूठे केस में संजय सिंह को जेल में रखा, मगर 2 अप्रैल को संजय सिंह बाहर आ गए और ईडी का सच भी बाहर आ गया। तो क्या यह डेमोक्रेसी है? दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया था। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया गया था। मनीष सिसोदिया पिछले 1 साल व सत्येंद्र जैन 2 साल से जेल में बंद है। इन दोनों का गुना अभी तक साबित नहीं हुआ। ईडी का आरोप है कि इन दोनों को 100 करोड़ की रिश्वत दी गई थी दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी के तहत, और मोदी गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसका खुलासा करेंगे और जनता के सामने इस घोटाले को पेश करेंगे। अगर कथित इस झूठे 100 करोड़ के मामले की इतनी बड़ी जांच हो सकती है तो पश्चिमी राजस्थान में हुए 883 करोड़ के संजीवनी घोटाले की जांच क्यों नहीं हो सकती? ये साफ दिख रहा है कि इसमें सरकार की मिलीभगत है। संजीवनी का पैसा किसी एक ने नहीं, हजारों लोगों ने खाया है और वो हजारों लोग सरकार के हैं। अगर इसकी जांच बाहर आ जाएगी तो कई लोग जेल के अंदर जाएंगे। सिरोही के रहने वाले सुशील जैन ने अपना दर्द बताया। उन्होंने कहा कि मैंने गजेंद्र का नाम देकर इस सोसाइटी में अपना 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। पिता की मौत हो गई, माँ बीमार, घर में बड़ा मैं ही हूँ, जमीन थी वो भी बिक गई, अब एक भी पैसा नहीं बचा है हमारे पास। कभी कभी लगता है सुसाइड कर लूं, मगर फिर परिवार का ख्याल आता है। यह तो सिर्फ एक व्यक्ति का दर्द है। इस प्रकार कुल 2,14,000 लोगों के पैसों से इन्होंने इथियोपिया में जमीन खरीद ली, न्यूजीलैंड में होटल स्थापित कर दिया और बाकी बचे पैसों से रियल एस्टेट में लगा दिया। क्या कभी आपको भी लगता है कि इस संजीवनी का सच बाहर आएगा और इन गरीबों को वापस अपना पैसा मिलेगा? नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा समंदर है और इस समंदर में संजीवनी घोटाले जैसी हजारों नावें तैर रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शिवराज सिंह का व्यापम घोटाला। साल था 1982। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मेडिकल व इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए एक बोर्ड बनाया जिसका नाम रखा व्यावसायिक परीक्षा मंडल, शॉर्ट में व्यापम। साल 2007-8 में शिवराज सिंह की सरकार ने राज्य की सभी सरकारी नौकरियों की भर्तियां, पुलिस कांस्टेबल, अध्यापक, असई भर्ती की परीक्षा लेने का काम भी व्यापम को सौंप दिया। लेकिन जल्द ही व्यापम बोर्ड जुगाड़बाजी और पैसे लेकर परीक्षा दिलाने वाले दलालों का अड्डा बन गया, जिसका खुलासा हुआ साल 2013 में। जांच के लिए एसटीएफ का गठन किया गया और इस घोटाले में कई नाम बाहर आए, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का भी नाम बाहर आया। फिर एसटीएफ को मिली एक्सेल सीट में शिवराज सिंह चौहान का भी नाम बाहर आया और शिवराज सिंह का नाम बाहर आते ही व्यापम घोटाले की जांच कर रहे 44 से ज्यादा लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। कोई रोड एक्सीडेंट में मारा गया, किसी की जहर से मौत हुई, किसी का सुसाइड केस बता दिया गया तो कोई पुलिस कस्टडी में मारा गया। मरने वालों में कोई गवाह था, कोई आरोपी था तो कोई इस घोटाले की जांच करने वाला पत्रकार था। इस तरह से 44 से ज्यादा लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती। 2014 के इलेक्शन में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इस घोटाले को पूरी तरह ढक दिया गया। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उन 44 लोगों की मौत कैसे हुई? नौकरी के नाम पर लिया गया पैसा किस किस के जेब में गया और शिवराज सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? यहाँ सिर्फ व्यापम घोटाले की बात नहीं है, इन घोटालेबाज की इतनी बड़ी लिस्ट है कि इनका विवरण बताते बताते समय कम पड़ जाएगा। हसन मुशर्रफ का किया गया 1500 करोड़ का घोटाला, अजीत पवार का सिंचाई घोटाला, हिमंत विश्व शर्मा का शारदा घोटाला, जय पांडा का जमीन घोटाला,
छगन भुजबल का महाराष्ट्र सदन घोटाला और खेमा पांडु का 2000 करोड़ का घोटाला। अगर इन सभी घोटालों की पारदर्शी जांच न हुई है, घोटालों के मास्टरमाइंड का नाम बाहर नहीं आया है, अगर इन सभी घोटाले को दबा दिया गया है, तो संजीवनी का किया गया 883 करोड़ का घोटाला दबाना इनके बाएं हाथ का खेल है और इस घोटाले का मास्टरमाइंड भी कभी बाहर नहीं आया पाएगा। इन घोटालों की 5 साल ज्यादा से ज्यादा 8 साल तक जांच चलेगी, सुनवाई होती रहेगी और कब हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट इनको क्लीन चिट दे देंगे जनता को पता ही नहीं चलेगा। फिर ये इलेक्शन के टाइम वोट मांगने के लिए आ जाएगी, ये बाबा श्री राम के 2-4 जयकारे लगाएंगे और ये नेता फिर से छाप छवि के बन गए। ये बात तो सच है कि ये जितनी भी फ्रॉड सोसाइटी है, फिर चाहे राजस्थान में हो या बंगाल में, ये सभी सोसाइटी बिना किसी राजनीतिक संरक्षण से तो संभव है ही नहीं। और जो इनको राजनीतिक संरक्षण देता है वह बहुत शातिर और होशियार आदमी होता है, वह बदले में कुछ न कुछ बड़ी मांग रखता है। तो यह विक्रम सिंह द्वारा किया गया फ्रॉड इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर ये घोटालेबाज वोट मांगने के लिए आपका दरवाजा खटखटाए तो इनसे पूछेगा इन्होंने आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए क्या किया, एजुकेशन के लिए क्या किया, हेल्थ के लिए क्या किया, बेहतर इन्वायरमेंट के लिए, ह्यूमन सेफ्टी के लिए और आपके बच्चों के रिजर्वेशन के लिए क्या किया। और अब तो यह भी पूछेगा कि इन्होंने संजीवनी घोटाले के पैसों से क्या किया। अगर इन सब का रिप्लाई न दे पाए तो मत देना इन्हें वोट। अब हमारे पास इनके खिलाफ वोट देने का ही अधिकार है, वरना 2024 लोकसभा चुनाव के बाद यह अधिकार भी खत्म नहीं हो जाए। आज आपसे गुजारिश करूंगा यह वीडियो अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा, उन युवाओं के साथ शेयर कीजिएगा जो नेशनलिज्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर सारे दिन बीजेपी की भक्ति करते हैं। उन्हें फिर से कहना चाहूंगा 2004 की बीजेपी और इस बीजेपी में बहुत अंतर है। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी राष्ट्रवाद और धर्म की राजनीति करती थी, मगर साथ ही साथ एजुकेशन, स्कूल, सुपर पावर इंडिया, वर्ल्ड पावर इंडिया, न्यूक्लियर टेस्ट और एम्प्लॉयमेंट की भी राजनीति करती थी। मगर ये बीजेपी धर्म, सांप्रदायिक सौहार्द और भ्रष्टाचार तक ही सीमित है। यह वीडियो जन जन तक पहुंचाने का आपका धर्म बनता है, आपका कर्तव्य बनता है जनता तक पहुंचाने का, ताकि उन्हें भी पता लग सके इन घोटालेबाजों के बारे में, वोट देने से पहले वो भी जान सके। यह वीडियो आप अपने 10 दोस्तों को भेजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में साझा कीजिए, अपनी स्टोरी लगाइए, अपने स्टेटस पर साझा कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और हर सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति को संजीवनी का सच पता लग सके। खैर, मिलते हैं कुछ ऐसे ही खास वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।